नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। तो अब हम छायावाद को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने अभी इसके पहले देखा कि छायावाद में प्रकृति का भी जो है, यानी कि प्रकृति का है प्रारंभ में छायावाद के प्रकृति का जो है महत्व ज़्यादा था। प्रकृति जो है डोमिनेटिंग फैक्टर था जो है छायावाद की कविताओं में, छायावाद काव्य में। पर धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये लगा कि अब बगैर जो है नारी के प्रकृति क्या है, अधूरी है। जैसे आपने देखा पथिक त्रिपाठी जी का, रामनरेश त्रिपाठी का पथिक जो है वो एक बार अपनी पत्नी को प्रकृति के लिए छोड़ देता है, लेकिन पुनः वह अपनी भूल को एहसास करता है और वापस लौट करके चला आता है। तो वापस लौटने की उसकी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये परिलक्षित होता है कि पथिक ये एहसास कर लेता है कि अगर हम पत्नी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर ध्यान देंगे तो ज़िंदगी हमारी पूरी नहीं होगी। यानी कि उसको लगा कि अपूर्णता का भाव उसके अंदर जागृत हुआ। तो अपूर्णता के उस भाव को पूर्ण बनाने हेतु नारियों की आवश्यकता उसे महसूस हुई, और उसी महसूस की गई आवश्यकता के लिए वह पुनः को पूर्ण करने के लिए पुनः प्रकृति से वापस लौट करके अपनी पत्नी के पास आ जाता है। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य ये भी है कि अब नारी और प्रकृति दोनों के समन्वय से पुरुष पूर्ण हुआ, तब जाकर के पुरुष पूर्ण हुआ। क्योंकि अगर प्रकृति से वो केवल अपनी अनुभूति व्यक्त करता तो उसकी अनुभूति जो है प्रतिध्वनित होकर के पुनः उसके पास लौट आती। क्यों? क्योंकि उसमें और कोई रंग नहीं चढ़ता। उस ज्यों का त्यों उसका जो एहसास था वो प्रतिध्वनित होता प्रकृति के माध्यम से, पुनः उसके पास वो लौट आता। पर अब जो उसकी अनुभूति है, जो उसके एहसास हैं, उसकी प्रतिध्वनि अगर वो चाहता है कि मेरे पास पुनः वापस लौट करके ना आए, तो इसके लिए उसे नारी का होना बहुत ज़रूरी लगा। इसलिए वह अपनी पत्नी के पास पुनः लौट करके आ जाता है। अब आगे आप देखिए, बात करते हैं हम कि मतलब नारी और प्रकृति दोनों के ही कॉम्बिनेशन से, दोनों के ही समन्वय से, दोनों के मर्जिंग से जो है आप छायावाद को पूर्ण पाएंगे। यानी छायावादी कविता में नारी और प्रकृति अब जाकर के दोनों का महत्व समान हुआ। राइट, देखिए अब हम बात करते हैं निराला जी की। निराला जी के तुलसीदास का मन जब रंग पर रंग छोड़ता हुआ निस्तरंग आकाश में उड़ रहा था। यानी तुलसीदास एक रचना है निराला जी की, तो उसमें जो है तुलसीदास का जो मन था वो रंग पे रंग छोड़ रहा था और वो निस्तरंग आकाश में उड़ रहा था। तो वहीं उसे रत्नावली के दर्शन हुए। यानी कि तुलसीदास के मन को मतलब जब वो आकाश में विचरण कर रहा था, तुलसीदास का जो मन था जब वो आकाश में विचरण कर रहा था, तो उस समय रत्नावली के दर्शन हुए उसी आकाश में। उसी समय छाया के ऊपर तारिका सी चमकती हुई रत्नावली दिखाई देती है। अब तुलसीदास का मन आकाश में विचरण कर रहा है, निस्तरंग आकाश, ध्यान दीजिए, निस्तरंग आकाश में, और वहीं पर रत्नावली का तुलसीदास को दर्शन होता है। फिर क्या हुआ, तुलसीदास क्षण भर वह सौंदर्य देखते रहे, और फिर जब वहाँ से उतरे तो संपूर्ण प्रकृति रत्नावली की छवि से रंगी हुई दिखाई पड़ने लगी। अब जब उन्होंने आकाश में, ठीक है, निस्तरंग आकाश में रत्नावली को देखा तो कुछ देर तक तो उसकी सौंदर्यता, उसकी सुंदरता को वो देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता की अनुभूति को वो महसूस करते रह गए। कुछ पल तो वो एकदम पूरी तरह से ठिठक गए और अपनी नज़रों को गड़ाए हुए रत्नावली के उस मनोहारी, नैसर्गिक और सुंदर छवि को देखते रहे, निहारते रहे, और उसमें प्रेम ढूंढने की कोशिश करते रहे और प्रेम ढूंढते रहे। लेकिन जब वो निस्तरंग आकाश से पुनः धरती पर वापस आते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि संपूर्ण प्रकृति जो है रत्नावली के छवि से रंगी हुई है। तो उन्होंने ये देखा कि जो संपूर्ण प्रकृति है, पूरी प्रकृति जो है वो सब रत्नावली के छवि से रंगी हुई है। ये देखिए, अब जाकर के प्रकृति पूर्ण होती है। नहीं तो अब हर कण में, प्रकृति के प्रत्येक कण में रत्नावली दिख रही है। तो प्रकृति, प्रेम और नारी,
ये तीनों की प्रधानता यानी कि तीनों के समन्वय से छायावाद में एक अलग से एक भाव की उत्पत्ति होती जो कि द्विवेदी युग में नहीं थी। तो प्रकृति की पूर्णता या जीवन की पूर्णता तभी संभव दिखाई देने लगी जब प्रकृति, प्रेम और नारी का आविर्भाव हुआ। प्रकृति तो पहले से थी, लेकिन नारी और प्रकृति को जब पर्याय के रूप में दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा तो छायावाद में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नई कल्पना का सूत्रपात हुआ, एक नए समाज का सूत्रपात हुआ, एक नए संस्कार का सूत्रपात हुआ, एक नई काव्यधारा का सूत्रपात हुआ। फिर क्या होता है, तो फिर उन्हें सारा संसार ही अबलमय दिखाई देने लगा। किसको? तुलसीदास को। यानी बगैर स्त्री के काव्य, साहित्य, प्रकृति सब या आपकी अनुभूति सब अपूर्ण है। जब हम अपने दिल की बात किसी से कह लेते हैं तो सारी की सारी अनुभूतियाँ हमारी जब किसी के पास पहुंच जाती हैं तो वह हमें कुछ चेंज करके हमारी अनुभूतियों को वापस देता है। उसके बाद तब जाके हम उसको डिकोड करते हैं और हमें अच्छा लगता है। तब हमारी जो है अनुभूति कंप्लीट मानी जाती है। तब मैसेज, अगर बात करें तो मैसेज तब जाके हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए तुलसीदास की बात हो गई। यही स्थिति प्रसाद के मनु की भी हुई। महाप्रलय समाप्त होने के बाद जब प्रकृति का रमणीय रूप सामने आया तो उसी दृश्य में उनकी अलस चेतना की आंखें भी खुल गईं। और फिर तो क्या हुआ देखिए, नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृत भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था, द्वंद्व सुखद करके अनुमान, द्वंद्व सुखद करके अनुमान। एक बार फिर से सुन लें। नई हो जगी अनादि वासना, यहाँ पर अनादि वासना की बात की जा रही है। इस शब्द को आप विशेष ध्यान दें, अनादि वासना। इस अनादि वासना के जगते ही मन के मन में अट्ठहास कर उठा, रिक्त वह अधीरतम सूना राज। फलतः पहले तो विश्व कमल की मृदुल मधुकरी तथा इंद्रजाल की जननी रजनी सामने आई और उसके बाद स्वयं काम तनया श्रद्धा। इस प्रकार जो प्रकृति आरंभ में नारी विरोधी प्रतीत होती थी, यानी कि प्रारंभ में प्रकृति जो है नारी विरोधी होती थी या प्रतीत होती थी, वही नारी की आवश्यकता अनुभव कराने वाली तथा कारण बन गई। प्रारंभ में आपने देखा कि यही प्रकृति है जो नारियों का विरोध करती है, लेकिन बाद में फिर यही प्रकृति को खुद आवश्यकता होती है कि नहीं, नारियों को सम्मान दिया है, वो नारियों को अपने में समेटना चाहती है। फिर इसी प्रकृति ने पुरुषों को नारियों की आवश्यकता का एहसास कराया। तब जाके प्रकृति भी पूर्ण हुई, पोएट भी पूर्ण हुआ और एक नारी भी पूर्ण हुई, एक पोयम भी आपकी पूर्ण हुई। मेरे शब्द हैं, कहने का मतलब यही है, एक समाज पूर्ण हुआ, सब कुछ पूर्णता की तरफ बढ़ने लगा। तो पर इस पर यह भी कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन आर्य समाजी नैतिकता की प्रतिक्रिया का पहला सोपान प्रकृति प्रेम था, जिसने नारी प्रेम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। तो एक तरह से हम द्विवेदी युग को पूर्णतः खारिज नहीं कर सकते, उनका भी अपना योगदान है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है। और चूँकि जो चीज़ सतत चलती रहती है, जो चीज़ आकस्मिक नहीं होती, अकस्मात ढंग से उत्पन्न नहीं होती, वो कहीं न कहीं कई कारणों को, कई चीज़ों को लेके अपने साथ चलती है। उसके आविर्भाव में, उसके उत्थान में, उसकी उत्पत्ति में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, कई सारे कारण रहते हैं। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से द्विवेदी युग में प्रकृति प्रेम ही जो है छायावाद में नारी प्रेम को बढ़ावा दे पाया, उसकी पृष्ठभूमि इसने तैयार की। तो बस दोस्तों थोड़ा सा और मैं आपको कुछ बता दूं कि अब इस तरह से जो है नारी, प्रकृति, प्रेम और आपकी पोइट्री कंप्लीट होती है। अब छायावाद में आपने देखा कि कैसे कैसे नारियों का उत्थान हुआ, किन किन कवियों ने कैसे कैसे किसका वर्णन किया। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बेहतर है आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। छायावाद की अगली कड़ी में हम अगली बात लेकर के आएंगे।
बात यही होगी नारी और छायावाद पर। सोचने का नज़रिया आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, एनलार्ज किया जाएगा आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर वक्त मिले तो ज़िंदगी में 2 लाइन साहित्य के नाम ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।